कल अपना जो ये पेज था 246। जब हम बोधों या जानकारियों नोइंग्स से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है। इसके संबंध में कुछ बैकग्राउंड अपन ने ट्रेस किया था कल। आज जो स्क्रीन मैंने कल शेयर करी थी आपके साथ, उस तक तो है, आपके कुछ के पास तो होनी चाहिए या लगभग सबके पास होनी चाहिए। ये श्री माताजी साहित्य संचयन, ये है पेज 342। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम। पहला कदम बोधों या जानकारियों नोइंग्स अर्थात मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। पहले इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है, कि वस्तुओं का अपने आप में कोई ठोस या निरपेक्ष मूल्य है। धीरे-धीरे आपको ये महसूस हो जाता है कि इनका तो सापेक्ष मूल्य है। कोई चीज़ है, कोई समय विशेष के ऊपर, वो भी आपके अंदर से प्रेरणा आई, ये वाली चीज़ कर लो। चिकित्सा के अंदर इस समय आपका कोई ये नहीं है मेरे को एलोपैथी से प्रॉब्लम है या होम्योपैथी मेरे को कोई ज़्यादा बढ़िया लगती है। जिस समय जो अंदर से ये लगे, भई ये ठीक है, आप ये देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसके निर्णय भीतर से हैं, वो बाहरी तरीकों को काम में लेते हुए भी जो उसका अंत परिणाम है, वो भीतर से होगा। वो सारी चीज़ों को माँ सारी सब चीज़ें काम में ले रही हैं। इसीलिए दूसरों को ये लगता है कि वो त्रिगुणों के अंदर क्रिया कर रही हैं। भई माँ को भोजन भी अगर करना है तो माँ कितना डिटेल के अंदर देख रही है। बच्चों को ये जारी हैं क्या चीज़ें? ये न्यूट्रिशन बच्चों के लिए अलग से। जो लोग उसमें मल्ल युद्ध वगैरह कर रहे हैं, जो जिम्नेशियम के अंदर जा रहे हैं, उनको उनके लिए ये अलग एक व्यवस्था। इस जने को अगर ये स्टडी कर रहा है, तो इस समय काम में इसको इतना एक-एक डिटेल के अंदर, तो ये चीज़ें दूसरा कहेगा भई ये क्या बात? मेडिकल के अंदर की नहीं, इसको ये वाली चीज़ चाहिए। या कोई भवन निर्माण माँ करवा रही है, तो उसमें कितनी प्रैक्टिकल सारी चीज़। पैकिंग डिपार्टमेंट के अंदर माँ उनको समझा रही है पैकिंग इस तरीके से। उनके वो जो स्टैंडर्ड्स हैं, आज भी वो कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की। तो दूसरा कहेगा यार ये तो बोध हैं, जानकारियाँ हैं, जो टॉप मोस्ट बोध हैं, उस तरीके से देखो काम कर रहे हैं। पर उन सारे कामों को करते हुए माँ उनके लिए वो चीज़ कर नहीं रही थी। वो तो एक कोई डीपर चीज़ थी। ये थोड़ा-सा अंतर यदि हम कर सकें कि आपकी बाहरी चीज़ों के निर्णय जो हैं, आप उनका कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं मान बैठते कि ये निरपेक्ष है। आपके जो साधन उस समय हाथ लगा, आप वो साधन पकड़ के और स्टेशन पहुँच गए। साधन अपने आप में कोई निरपेक्ष मूल्य थोड़ी है उसका, एब्सोल्यूट वैल्यू है इसकी। मेरे को ये वाली टैक्सी नहीं मिलती, दूसरी ले लेता। दूसरी नहीं मिलती, इनफैक्ट आपको यही ध्यान नहीं रहता, आप कोई नंबर थोड़ी देखते हैं उसके। कोई साधन है, आपने थ्री व्हीलर लिया या कोई भी कोई स्कूटर लिया या कुछ भी लिया, गंतव्य आपका तय है। बीच के अंदर इनकी तो कोई बात नहीं है। तो इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है। इसके अंदर बाहरी विद्याएँ तो छोड़ दीजिए, जो कला है, साहित्य है और जो डीपर चीज़ें भी आप थोड़ी-सी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें कहते हो, इनके नियम, इनका भी अपने आप में कोई वास्तव में निरपेक्ष मूल्य नहीं है। जब, जहाँ, जैसे, तो जो आंतरिक व्यक्ति है, उसका आधार है माँ। उस आधार पे अब कौन-सी चीज़ इस समय प्रयोज्य है, क्लास के अंदर ठीक है, इस समय ये चॉक मिल रही है ये और ये ब्लैक बोर्ड इस तरीके का है। नया व्यक्ति आता है, उसको अपनी बात बतानी है। साधन जो भी हैं ठीक है, आप उनको काम में ले लेते हो पर उनका कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं है। तो इसलिए
ये एक ऐसा पोइज़ है जिसके अंदर आप ज्ञान तथा मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हो, कि इनका अपने आप में कोई परम मूल्य नहीं है। ये बहुत फाइन लाइन है। आप जानते हो परम मूल्य तो वो है, माँ क्या कह रही है। यदि उसके प्रति हम थोड़े से नमनीय रहते हैं, तो वो हमको बता देगी। इन चीज़ों में थोड़ा-सा ये अंतर करना है, थोड़ा-सा ये अंतर करना है। नहीं तो सारी चीज़ें आपको गूगल बता देता है, इसको ये दवाई देनी है, इसको ये दवाई देनी है। फिर डॉक्टर का क्या काम है? उसको पता है कि एक्चुअल में क्या है। ऐसी एस्ट्रोलॉजी के अंदर जन्मपत्री के कैलकुलेशन तो कंप्यूटर ही बहुत अच्छे करके बता देगा। मानव उसमें त्रुटि हो सकती है। पर मानव का जो इंट्यूशन आएगा, उसके ऊपर उसको क्या प्रेडिक्शंस करने हैं, क्या चीज़ें करनी हैं, सही एस्ट्रोलॉजर उसको काम में ले लेगा, सारी चीज़ों को काम में ले लेगा, पर उसके ऊपर जो इंट्यूशन वाली बात है, वो उसकी खुद की है। तो परम महत्व जो है मानव ज्ञान का और मानसिक क्रिया के विषय में, इसके भ्रम से वो मुक्त हो जाता है। पहला कदम ये है। अब धीरे-धीरे इसको एलैबोरेट करेंगे माताजी, और तुम देखोगी कि करने की कदाचित ये सबसे कठिन चीज़ है। आप इसको यदि प्रैक्टिस में डालते हो, तो आप पाते हो कि ये वाली चीज़ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये करी नहीं जा सकती, क्योंकि आपका जब तक भीतर का पोइज़ नहीं हो और बाहरी तरीके से ये नज़र नहीं आ सकता। माँ की क्रिया जो कर रही थी माताजी वहाँ पे, अब सारे डिपार्टमेंट देख रही थी, सारी प्रेस भी चला रही थी, उसमें एक-एक बच्चे के रूम में की खिड़की भी होनी चाहिए, उसमें हवा आनी चाहिए। एक-एक डिटेल के अंदर तो कोई दूसरा ये कह देगा, "अभी ये आप कैसी बात कर रहे हो? माताजी तो कितनी प्रैक्टिकल हैं।" तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि बोध या जानकारियाँ आप हटा देते हो, तो प्रैक्टिकल आप नहीं रहते हो। फिर आप बिल्कुल असंगत एक्टिविटीज़ करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं है। यही तो बात है। इनफैक्ट आप ज़्यादा संगत एक्टिविटी कर सकते हो। अगर मैं खाली कोई रिटन मैनुअल है, कोई पुस्तक है, वो पढ़ के आपसे व्यवहार करूँ, तो क्या कभी भी सही व्यवहार कर सकता हूँ क्या? और वो ही यदि मेरे को आपसे अंतरंग प्रेम है, तो देखिए मैं आपसे कैसा व्यवहार करूँगा, वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। आपके लिए जो ज़्यादा सूटेड भोजन है, वो मैं आपको दूँगा। तो सारे साधन, सारी चीज़ें काम में तो मैं वही ले रहा हूँ। मैं भोजन भी वही काम में ले रहा हूँ, मकान भी वैसे ही काम में ले रहा हूँ, साधन-संसाधन भी वैसे ही काम में ले रहा हूँ। पर भावना आते ही एक व्यक्ति आपको भोजन पका के दे रहा है, वो आपके यहाँ नौकरी करता है, उसको आपसे भावना नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति जिसको आपसे भावना है, तो क्रिया तो बाहरी तरीके से दोनों एक सी हो सकती हैं। जिसको आपसे प्रेम हो सकता है वो थोड़े से रिएक्शंस भी दिखा दे, और जो जिसको आप नौकरी पे रख रखा है, वो बिल्कुल आपको तरीके से करके सारी चीज़ें देता है, तो भी दोनों के अंदर कितना अंतर। इसलिए कल जो मैं प्रश्न कर रहा था, मैंने इसी प्रश्न से शुरुआत करी कि ये जानकारी कि बाथरूम की फिटिंग्स कैसे होनी चाहिए, रूम को जचाना कैसे चाहिए, क्लास ऑर्गेनाइज़ ऐसे करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें तो ये यदि भीतरी वो चीज़ न हो, इनफैक्ट आध्यात्मिकता में भी सारी चीज़ें, ये इतनी माला जपते हो तो ये हो जाता है। पर जब तक इसमें पदार्पण करते नहीं, ये सब जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं। और वो डीपर कोई चीज़ आती है, वो ही आपको मानव ज्ञान और मानसिक क्रिया, इनका परम महत्व क्या है, इस भ्रम से मुक्त कर देता है। और तुम देखोगे कि करने की कदाचित ये सबसे कठिन चीज़ है, ये सबसे अधिक कठिन कदम है। क्योंकि जब तुम विज्ञान जैसे साधारण विषयों का, विज्ञान या दर्शन, देखिए अब धीरे-धीरे वो ही बातें जो मैं कंटीन्यूअसली एलैबोरेट करता आ रहा हूँ, विज्ञान क्या कर रहा है? ऑब्ज़र्व कर रहा है कि चीज़ें ऐसी चल रही हैं। जब आप बीज इस मौसम में इस तरीके से बोते हो, तो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने जब सारी चीज़ों को, ये ऑब्ज़र्वेशन को इकट्ठा किया, तो उसका एक कृषि विज्ञान बना दिया। उसमें और नए तरीके के परीक्षण करते हो।
तो वो साहब हो गया आपका कृषि विज्ञान केंद्र। ये है जिसमें फसलों के ऊपर कि यदि हम इस तरीके का कीटनाशक डालते हैं तो इसका ये प्रभाव होगा। तो कंट्रोल्ड तरीके से जब आप ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, धीरे-धीरे उसके जो-जो रिज़ल्ट आते हैं, उनको आप तालिकाबद्ध लिखते जाते हो। अब ये रिज़ल्ट इस मौसम में तो ये वाली वैरायटी अच्छी रहेगी। पहाड़ों पे आलू लगाने के लिए ये बेटर रहेगा। प्लेन्स के अंदर जब आप लगाते हो तो ये वाले आलू बेटर रहेंगे। या आपको साल भर आलू चाहिए तो ये वैराइटियाँ थोड़ी रेजिस्टेंट है, ये बढ़िया है। इनके अंदर से भी ये कुछ मैंने छाँटे हैं, ये बीज अच्छे हो गए। तो एक विज्ञान हो गया इसका। या दर्शन, तो हर फ़ील्ड में जो ये अप्रोच है, बाहरी तरीके से, तो इसमें विज्ञान के कितने-कितने क्षेत्र हो गए, कितने-कितने एप्लीकेशन हो गए। तो विज्ञान जैसे साधारण विषय, यदि आप में खुद में ऑब्ज़र्वेशन है, तो आपको विज्ञान से उधार लेने की कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आप में डीपर शक्ति है, तो आप वो नियमों को दरकिनार कर सकते हैं, उनको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं उसको। उसमें कोई एक ऐसा तत्व आप लेके आ जाएँगे, कि यदि खाली अपने मानवीय शक्ति सामर्थ्य के आधार पे या सामान्य विज्ञान के आधार पे, वो चीज़ नहीं हो सकती थी। जब तुम विज्ञान जैसे साधारण विषयों का विज्ञान या दर्शन, अब इसमें दर्शन, फिलॉसफी, फिलॉसफी भी इसके पीछे की, भई ये चीज़ ये तो नज़र आ रही है, पर जो सामान्य बाहरी नियम है, इसके पीछे वाला नियम ये है। जैसे हमने ये कहा कि उसने एक तो भोजन आपका कोई मित्र है या आपकी माँ है या आपका कोई सगा-संबंधी है, प्रेमी है, कोई भी है, वो पका रहा है। तो आप ये कहेंगे भी ये इसमें ये पीछे ये चीज़ें हैं। या और इससे पीछे कि भई क्या रियलिटी है? फिलॉसफी इस चीज़ की कोशिश करती है कि इसके पीछे रियलिटी क्या है? सतह पे ये चीज़ें नज़र आ रही है पर इनमें अंतर है, क्योंकि इसका परिणाम तो ये है, इसका परिणाम ये है। जब धीरे-धीरे आप इस तरीके के चिंतन करते हैं, तो विज्ञान या दर्शन और ऐसे सभी उद्यमों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते हो, जब तुम थोड़ी गंभीरता और गहराई के साथ इनका अध्ययन करते हो, तो बड़ी आसानी से तुम्हें इस ज्ञान की सापेक्षता का भान हो जाता है। तो इस ज्ञान की सापेक्षता का, कौन से ज्ञान की सापेक्षता का? जब आप विज्ञान के अंदर धीरे-धीरे जाते हो, भीतर प्रवेश करते हो, तो आपको ये ठोस जो चीज़ें लगती है, वही आप वो कह रहे हैं, "अरे! ये चीज़ नहीं है, ये तो पार्टिकल्स इस तरीके के बने हुए हैं।" और विज्ञान में जाके कि ये आप इस तरीके से कर सकते हो। तो बाहरी ज्ञान है, उसकी भी सापेक्षता का भान आपको होना शुरू हो जाता है, कि रिलेटिव है ये तो, एब्सोल्यूट नहीं है, चीज़ों को बदला जा सकता है। ये तो इसी स्तर के ऊपर इंद्रियाँ आपको ये कह रही हैं कि पृथ्वी है, उसके चारों तरफ सूर्य घूम रहा है। ये इंद्रियाँ हमको बताती है भी सूर्य आया, ऐसे ही चंद्रमा है, ये रात को बैठते हो, थोड़ी देर पहले चाँद यहाँ था, थोड़ी देर बाद में यहाँ आ गया। आप कह रहे हैं ये घूम रहा है। और विज्ञान जो है धीरे-धीरे इसमें प्रवेश करते हुए ये कहता है नहीं, नहीं, ये नहीं है। तो आपको इंद्रियों की रिपोर्ट की सापेक्षता, रिलेटिविटी, वो पता चल जाती है, ये निरपेक्ष नहीं है। पर यहाँ तक तो हम अटक जाते हैं, पर विज्ञान की अपनी सापेक्षता है, वो नहीं समझ पाते। इसीलिए मैंने जो कल प्रश्न शुरू किया था, पहले तो हम यहीं तक नहीं पहुँचते, फिर बाद में ये है कि क्या सारी चीज़ें विज्ञान की भी हम पूरा उसमें चले गए, तो भी क्या वो ज्ञान निरपेक्ष हो सकता है? वो जो अप्रोच है, क्या वो निरपेक्ष हो सकता है? इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ, जो चेतना उसको काम में लेती है, माँ सारी चीज़ों को काम में लेती हैं, पर उससे बंधी हुई नहीं है। क्योंकि मानव के चिंतन के तरीके हैं और हैं, उनसे वो काम नहीं कर रही हैं। और हमारे पास सबके पास ये संभावना है कि हम उस चिंतन के जो दायरे हैं, उससे बंध कर कोई ज़रूरी नहीं है हमारे लिए काम करना। हमारे पास और क्षमताएँ हैं, जिनसे हम कर सकते हैं। तो ये बोध और जानकारियाँ जो हैं, फिर बाद में उनको काम में आप ले सकते हैं। बहुत आराम से उसको काम में ले सकते हैं और उससे कोई ऐसी चीज़ निर्माण कर सकते हैं, जो उनके आधार पे नहीं होती। माँ ने आश्रम का निर्माण किया, कोई जो बिल्डिंग मटेरियल है, उनके आधार पे थोड़ी किया।
या साधन-संसाधन के आधार पे किया, कभी नहीं। भले वो साधन-संसाधन के उन्होंने बाज़ार से खरीद के लाए होंगे, जिन माध्यमों से खरीद के लाए होंगे, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन रहा होगा, पर हम जानते हैं कि ये प्रक्रिया यदि हम ऐसे भी बताएँ कि आश्रम का निर्माण कैसे हुआ और आप खाली बिल्डिंग का निर्माण कैसे हुआ, वो बताना शुरू कर दो, वो भी सही नहीं उतरती। ओरोविल में किसी ने कुल्हाड़ी लगा दी पेड़ के, यहाँ माँ को शिकायत करने आ गया, अब बताओ ये तो कौन-सा विज्ञान बताएगा आपको ये वाली बात। तो इसलिए सारी रिलेटिव्स आपको जब सेंस आ जाए, तो आप उनको बहुत तरीके से काम में ले सकते हैं, कि ये बदल लो आपको। जब इंग्रीडिएंट्स आपके रसोई में हैं, और यदि आप बिल्कुल बंधे हुए नहीं हो, आपको एक एक रेसिपी दे दी, आप अच्छे शेफ हो, अच्छे कुक हो, आप कह रहे हैं मेरे को पता है इस रेसिपी को छोड़ना, मेरे को कोई ज़रूरी थोड़ी है इसको फ़ॉलो करना। इस रेसिपी से बेटर मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आपको उस रेसिपी की सापेक्षता का भान है, आपको पता है ठीक है, नौसिखिए हैं उनके लिए ठीक है ये। ये 4 इंग्रीडिएंट है, इनसे भी मैं तेरे को देख कैसा चमत्कार कुछ करके दिखाता हूँ। रसोई के अंदर कम मसाले हैं, उसके अंदर भी कोई मास्टरफुल आदमी है, वो देखो क्या-क्या तैयार नहीं कर देगा। और वहीं जिसको कुछ करना नहीं आता, उसको सारी बेचारा पढ़ता रहेगा, तो भी क्या बनाएगा वो? कुछ नहीं बना पाएगा। वो तो देख-देख के जितना उसमें बताया गया, उतना कर लेगा बस। तो इसलिए इस जगत के अंदर यदि आप ये चीज़ नहीं जानो और आप इन रिलेटिव्स चीज़ों को एब्सोल्यूट मान बैठो, निरपेक्ष मान बैठो, क्या बनाओगे? इसीलिए बना नहीं पाते। परंतु जब तुम और एक कदम नीचे आ जाते हो, मानसिक क्रियाओं के ठीक दूसरे ही स्तर पर उतर आते हो और जीवन की विभिन्न समस्याओं को देखते हो, जैसे कि इस या उस मामले में क्या करना चाहिए, किसी चीज़ को संसिद्ध करने की शर्तें या स्थितियाँ क्या हैं, व्यक्ति कोई कार्य कौशल सीखना चाहता है, उसकी शर्तें क्या हैं? यही बात तो मैं कल कर रहा था। आपने कहा ये इस विषय में ये चीज़ लागू नहीं होती। जीवन के अंदर ये चीज़ों के अंदर तो ब्रह्म ज्ञान लागू नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान तो ये एक अलग चीज़ है ये। तो जैसे ही ये कह रहे हैं कि इस या कोई कार्य कौशल, खाती का, बढ़ई का काम सीखना, आपको कोई मेसन का काम सीखना है या आपको कोई कलाकार का काम सीखना है, कार्य कौशल कोई भी सीखना चाहते हो, ये वाली शर्तें हैं उसकी। इसके अंदर अध्यात्म क्या करेगा? चारपाई बनानी है उसके ये तरीके हैं जी। इसमें ब्रह्म ज्ञान क्या करेगा? या फिर यहाँ तक कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएँ, जीवन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी विधान, जैसे मैंने कहा चिकित्सा के अंदर, ये सारी बातें तो कल मैंने कर ली थी ये। आपको शिक्षा ऑर्गेनाइज़ करनी है, आपको ये कह दिया जाए कि अपने को एक सेंटर बनाना है, तो उसके अंदर तुरंत अपनी क्या रहेगी कि एस्टेब्लिश्ड तरीके क्या हैं जगत के अंदर, कोई भी शिक्षा संस्था बनाने के एस्टेब्लिश्ड तौर तरीके क्या हैं, उसके जो ऐसे लोग, जिनको हम स्पेशलिस्ट्स कहते हैं उस विषय के, उनको बुलाओ, उनकी सलाह लो। तो यदि उनकी ही सलाह लेनी है, तो उसमें जो अप्रत्याशित का तत्व है, उसमें माँ का जो इंटरवेंशन है, वो कैसे होगा? और वहीं आप ये देखेंगे, कि यदि आप उनसे प्रेरणा लेते हैं, तो आपके पास हो सकता है आप आर्किटेक्ट की सहायता ले रहे हो, पर सही वाला आ जाएगा। आप यदि उनको पुकारते हैं, तो नेसेसरी साधन कि इसके अंदर ये वाला काम मिले ना, सारी चीज़ें ऐसे आके जुड़ेंगी। बाहरी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति को तो ये लगेगा यार वही चीज़ें तो काम में ली है तूने। तूने नया क्या किया इसके अंदर? और डीपर जो आँख है, उसको ये दिख जाएगा अरे ये चीज़ ही अलग बनी है। ये तो बहुत अलग चीज़ है। तो आप जैसे आश्रम में जाके माँ की व्यवस्था देख के कह सकते हो ये मानवीय व्यवस्था नहीं है। कितने सारे लोग हमारे हैं, शंकराचार्य जैसे कि भगवान यहाँ आते हैं अवतार लेके तो भी त्रिगुणों के अंदर काम करना पड़ता है उनको। अगर त्रिगुणों के अंदर काम करते तो भगवान कृष्ण जो हैं वो त्रिगुणों के अंदर काम मतलब फिर त्रिगुणातीत कैसे हो सकते थे वो? फिर तो वो जो अर्जुन को कह रहे थे, वो तो बातें
गलत थी। वो तो उसको कह रहे निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, और त्रिगुणों से परे कोई जा नहीं सकता। तो जीवन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, आपके शिक्षा संबंधी जितनी भी, तो तुम पाओगे कि सामान्यतः एक तर्क बुद्धि युक्त व्यक्ति या फिर वैसा बनने वाला कोई व्यक्ति अपने लिए विचार का एक समूह बना लेता है, जो वास्तव में बोध या जानकारियाँ होती हैं। ये बेवकूफ़ की बात नहीं कर रहे जिसने बहुत अध्ययन किया है। मैं चिकित्सा के लिए पूरे विश्व में सब जगह जाके आया हूँ और मैंने एक ये पैटर्न निकाला है, और वो इतना ज़्यादा प्रचलित पैटर्न हो सकता है यदि मैं थोड़ा-सा समझदार हूँ, कि दूसरे ये कह रहे हैं उसने कहा है ना, अर्थशास्त्र के विषय में उसको नोबेल प्राइज़ मिला है, उसकी पढ़ लो बस, काम हो गया। ये सब टोटल जो हैं बोध हैं, जानकारियाँ हैं। अमुक चीज़ अमुक परिणाम उत्पन्न करेगी, अथवा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दूसरी चीज़ अवश्य करनी होगी, आदि, आदि। भई जैसे ही हम अपने सामने कोई प्रश्न रखें, मेरे को माँ का एक केंद्र खोलना है। अब तुरंत हमारा जो विचार इसके इर्द-गिर्द आएँगे, क्या आएँगे? भूमि कहाँ है? साधन-संसाधन क्या हैं? इसके अंदर अब कोई शिक्षा केंद्र है तो बच्चे कहाँ से आएँगे? इस और जो भी एग्ज़ीक्यूशन से संबंधित कितनी-कितनी इसमें चीज़ें नहीं होंगी, और क्या इसको इसीलिए मैं कह रहा था कि क्या इसको दरकिनार किया जा सकता है? पर मैं कह रहा हूँ कि वास्तव में आज तक जो चीज़ें क्रिएट हुई, पर इसके उदाहरण कम मिलते हैं। इसीलिए हमारे लिए इससे रिलेट कर पाना मुश्किल है कि यदि इस तरीके का अभियान आपने लिया, तो वो कैसे संसिद्ध होता है? अब इसकी चर्चा कैसे करी जाए जब तक कि प्रैक्टिकली किसी ने न किया हो? कि किस तरीके से आपको लगता है कि चीज़ें जो वास्तव में कर रहा है उसको तो पता है। ये सब टोटल, सब व्यवस्था ए टू ज़ेड एक-एक साधन-संसाधन की माँ कर रही है। पर वो आके जिस तरीके से जुड़ती हैं बारीक तरीके से, इतने मास्टरफुल तरीके से। नवजात जी की जो कैसेट है भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन, उन्होंने कहा मैं किसी डीलिंग के लिए कहीं गया हुआ था, माँ की, क्योंकि वो तो जगह-जगह जाते रहते थे, तो मैं बैठा था। जो काम का 1 घंटे की कोई ऐसी मीटिंग थी, उसके लिए मैं बैठा था और उसके लिए 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन की भई ये क्या बात है? तो जिन कामों के लिए नहीं गए थे वो और सारे भी हो गए, जो जिसके लिए गए थे वो नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा बैठे-बैठे मैंने माँ से प्रार्थना करी। ये चीज़ तो रिकॉर्डिंग उपलब्ध है ये। ये तो उनकी जो 1 घंटे की टॉक है भागवत चेतना से प्रवाहित जीवन, ये उनकी जो जन्म की शताब्दी है उसके ऊपर मैंने इसको अपलोड भी किया था यहाँ, उसपे मिल बहुत ही सुंदर है। तो मैंने माँ से प्रे करी, माँ आपका कैसा विधान? मेरा वापस आने का समय हो गया और वो चीज़ हो नहीं रही, बताइए। मेरी तो फ्लाइट का टाइम हो गया, और सारे हज़ार काम जिनके लिए मैं नहीं आया था, वो तो हो गए, और जिस एक काम के लिए आया था और जो इतना लंबा था ही नहीं, वो हुआ नहीं। माँ बताओ देखो कैसी आपकी क्या बात है इसमें? कह रहा है इतने के अंदर ही उस व्यक्ति की जिससे मीटिंग थी उसकी सूचना आती है कि जी आप कहें तो मैं आपके पास आ जाता हूँ, और हम यहाँ इसको इस काम को और नक्की कर देते हैं। कहा अगर मैं अपने साधन-संसाधन पे वो करता, तो शायद ये न तो वो सारे काम हो पाते, और न वो मीटिंग ही जितनी फलीभूत हुई और उसके जो परिणाम निकल के आए, वो ही कभी हो पाते। तो उन्होंने कहा कि भई मानवीय तरीके से यदि हम सोचते हैं, तो उसके परिणाम भी फिर मानवीय ही स्तर के ऊपर आते हैं। पर माँ जिस तरीके से काम करती है, और जितनी ही बार आपने अपने आप को खोला है माँ के प्रति, माँ आओ देखो, उसके जो परिणाम हैं, अप्रत्याशित हैं। और यूँ तो बाहरी तरीके से भई मैं अगर माँ को अभी बुलाता हूँ, माँ आओ, मैं समझ सकता हूँ कि इसके परिणाम कितने अप्रत्याशित हैं। अब यूँ तो बाहरी तरीके से क्या अप्रत्याशित है, मैं यहीं बैठा रहूँगा। भई 1 घंटे अपना यहाँ है, आप भी अपने स्थान पे हैं, मैं भी अपने स्थान पे हूँ। अगर वो नहीं होती तो भी मेरे को 1 घंटे कुछ बोलना है, आपको भी 1 घंटे अपना एक चर्चा-परिचर्चा है। और उसके अंदर भी जिसको इस आदान-प्रदान का, चेतना का सेंस नहीं है, वो तो ये देखेगा कि ठीक है यार, सुविधाजनक बात है, चेतना, चेतना, हम जानते हैं।
जैसे ही आप उनको पुकारते हैं, कैसे चीज़ एकदम परिवर्तित हो जाती है। अब ये बाहरी थोड़ी रहती है, तो वैसे ही ये बोध या जानकारियाँ नहीं रहती। वो फिर बाद में आपके बाहरी कर्म जो हैं, वो भी आपके अंदर कोई चीज़ है, उसका रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाता है। और जिसमें थोड़ी-सी भी आँख है इसको देखने की, वो ये देख स अरे! ये तो क्रिएशन ही अलग है, ये क्रिएशन बिल्कुल अलग है। जैसे श्री अरविंद कविताओं का विश्लेषण, ये लाइन आई है ओवरमाइंड से, ये लाइन आई है वाइटल से, ये इसमें थोड़ा-थोड़ा ये सुप्रामेंटल का टच है, इसमें ये है। अब हमको तो नहीं पता चलता, जिसकी इसके अंदर सुरुचि नहीं हो, उन दोनों लाइनों को पढ़ के उन्होंने लाइनें बता भी रखी हैं, कि ये लाइन यहाँ से आई, ये लाइन यहाँ से आई, ये लाइन यहाँ। क्या कर लें हम उसका? कुछ भी नहीं कर सकते। तो वास्तव में ये जो ज्ञान की शुरुआत है, ये यहाँ से है और तुम अपने अंदर निरीक्षणों, अध्ययनों और परीक्षणों द्वारा निर्मित मानसिक रचनाओं का एक समूह एकत्रित कर लेते हो। इस तरीके से बात करते हैं, काम बन जाएगा। इस तरीके से जाके बात करेगा, काम नहीं बनेगा। उसके घर जा रहे हो, एक काम करो, कुछ हाथ में कुछ लेके जाना और यदि उससे आपको कोई लाभ लेने की है, तो ऐसी बात मत करना जो उसको चुभती हो या उससे ऐसे ही बात करना जो उसको अनुकूल लगे। जितने ही आप व्यापार में मंझते हो, आप जानते हो आपके एक-एक क्रियाकलाप में आप इस तरीके से बोलना, बतलाना की सफलता ऐसे मिलती है। दूसरा भी कहता है कि इसको तैयार करना है, सबसे सफल कौन है? उसके उसके मानक मानो, उसने जो चीज़ कही है, चाहे व्यक्ति वो कैसा ही हो, कितनी वाहवाही होती है। दुनिया भी कहती है, "अरे! इसको इसकी सुनो, ये कैसा भी व्यक्ति हो, इमोरली आदमी क्यों ना हो, इसकी बात सुनो क्योंकि हम जो सफलता के पैमाने हमारे हैं, उसके अंदर ये सफल व्यक्ति है। तो वो आपको कोई चीज़ बताएगा, अब वो ठीक है उसको जितनी बेचारे को समझ में आई, हम तो कह देंगे ये ही सफलता के तरीके हैं, जबकि वो होते नहीं, उसको खुद को ही नहीं पता। तो कुछ लोग उसके पद्धति पे चल पड़ते हैं, कुछ फिर बाद में किन कारणों से अगर जिनको सफलता कहते हैं वो मिलती है, नहीं मिलती है। दूसरा व्यक्ति आता है, वो कोई दूसरी चीज़, वो कह रहा है अरे इनसे नहीं, तो अगर वो भी सफल है और हमारे सफलता के मापदंड क्या हैं देख लो। तो एक पूरी की पूरी पद्धति, योग की एक पद्धति कि जी ये इस मार्ग से होके ये गए हैं। तो व्यक्ति एक कि मेरे ये परीक्षण है, मेरे ये अध्ययन है, साइकोलॉजी के बारे में ये है, आंतरिक प्रकृति के बारे में ये है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये समूह एकत्रित कर लेते हो। इसलिए मैंने कहा कि जितनी भी सो कॉल्ड आध्यात्मिक पुस्तकें भी हैं, वो भी जब तक वही सेव वाली बात यदि मुँह में रख के आपने एक टुकड़ा उसका नहीं चबाया, तो वो योग पद्धतियाँ, वो सारी चीज़ें खाली बोध हैं, जानकारियाँ हैं, जो एकत्रित करके किसी ने रखी हैं। किसी के निरीक्षण जैसे विज्ञान के क्षेत्र में है, जीवन के क्षेत्र में है, योग के क्षेत्र में है, हर क्षेत्र में है। और तुम उम्र में जितना अधिक बढ़ते जाते हो, उतने ही परीक्षणों और अध्ययन तथा निरीक्षण के परिणामों की संख्या बढ़ती जाती है। ये तो मैं कह ही चुका अभी। तुम अपने लिए एक प्रकार की मानसिक संरचना बना लेते हो और उसी में रहते हो। और ये ज्ञान नहीं आता आजीवन कि मैं इस तरीके से चल रहा हूँ, पर ये चीज़ तो मेरे को यहाँ लेके आ गई। व्यक्ति को ये तो बहुत जल्दी पता कर ही लेना चाहिए कि जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ, वो दिशा का अंत तो यहाँ होना है। यहाँ लेके जाएगी ये दिशा तो मेरे को। ये नहीं करता ये, कभी कर नहीं पाता ये। ये एक सर्टेन तरीके की अंदर मुक्तता जब तक नहीं हो, देख ही नहीं पाता और हमेशा लगता है पता नहीं यही वाले करने से, आज तक तो हुआ नहीं उस मार्ग पे जाके किसी का। और यदि तुम शक्तिशाली रूप से विवेक बुद्धि संपन्न हो, जिसमें साथ ही उच्चतर लोकों की ओर उद्घाटन भी हो, तब तो अलग बात है। अन्यथा तुम्हारे अंदर अपने निरीक्षणों के निरपेक्ष मूल्य के प्रति एक नैसर्गिक, सहज स्वाभाविक, अचल-अटल विश्वास होता है। तो कर्म के अंदर आपको पता है डेफ़िनिट मेरे को यहाँ खेत के अंदर बुआई इस चीज़ की करनी है। मैं इसके अंदर गेहूँ लगाऊँगा, इसके अंदर मैं ये लगाऊँगा, इसके अंदर ये लगाऊँगा।
और आप बाहरी तरीके से सब प्रक्रियाएँ कर रहे हो, पर वो व्यक्ति जो माँ के लिए वो चीज़ कर रहा है, माँ को पुकारता है, तो ये कह रहे हैं उच्चतर लोकों की ओर उद्घाटन भी हो, तब तो बात अलग है। अन्यथा वाली तो हम समझ ही रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, यदि आपका इनकी तरफ उद्घाटन है, सारी चीज़ें चेंज हो जाएँगी। बीज आप वही गेहूँ का डालोगे, आपके पैदावार जो होनी है वो होगी, पर अल्टीमेटली आप जो कृषि कर रहे हो और दूसरा कृषि कर रहा है, उसमें फंडामेंटली अंतर आ जाएगा, मूलभूत अंतर होगा। माँ के निहित आप भोजन पका रहे हो डाइनिंग हॉल में, माँ को पुकारते हुए। वो जो भोजन है, वो भोजन क्या है? वो तो महाप्रसाद है। तो इस तरीके से जब हमारी इन चीज़ों में प्रवेश धीरे-धीरे होना शुरू हो जाता है, ये जो निरपेक्ष मूल्य हमने मान बैठा है कि बुद्धि की चीज़ों का ये निरपेक्ष मूल्य है, ये सोच, समझ, व्यापार का ये निरपेक्ष मूल्य है। अरे यार, ऐसे ही करना पड़ेगा, तू सामने वाले को ऐसी बातें करेगा, तेरा व्यापार कैसे चलेगा? ये नहीं चलने वाला इस तरीके से। तो हर फ़ील्ड के जो लोग हैं, वो आपको कुछ न कुछ बताते रहेंगे कि नहीं, ये नहीं चीज़ चल सकती। हमने तो देखो 50 साल से ये चीज़ देखी है, पर 50 साल से ये चीज़ देखी है, पर ये चीज़ क्यों नहीं देख पा रहा कि हज़ारों साल से ये क्रम चलता रहा कि सच्चा आनंद तो इस मार्ग में मिलेगा, या ये करने का सच्चा आधार क्या होना चाहिए, ये नहीं आता। गीता पढ़ लेंगे पर इसके अंदर कर्मयोग ये बता रखा है, पर उसका जो वास्तविक जो ज्ञान है, वो नहीं आता क्योंकि अभी तक वो बोध और जानकारियों तक ही है। ये तुम्हारी सत्ता में स्वतः कार्य करता है, बिना सोचे ही, तुम्हारे तनिक भी सोचे बिना। इसीलिए तो मुश्किल है, मैं ये प्रश्न करता हूँ खाली इसलिए कि पहले तो हम कॉन्शियस हों, और हम ये स्वीकार करने ही तैयार नहीं है कि हम कॉन्शियस ही नहीं है इस बारे में। और हमने जो सामान्य चीज़ें सुन रखी हैं, जो बोध हैं और जानकारियाँ हैं, उनको ज्ञान मान बैठते हैं और उन्हीं उन्हीं बोध और जानकारियों के आधार पे चीज़ें करते रहते हैं। एक प्रकार की आदत के द्वारा वह चीज़ निश्चित रूप से अमुक परिणाम को लाती है। अतः तुम्हारे लिए जब ये चीज़ बहुत बार हो चुकी होती है, तो इन 2 क्रियाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देने की आदत स्वभावतः ही तुम्हारे अंदर अपने खुद के विचारों या फिर तुम्हारे अपने विषय में व अपने जीवन के विषय में तुम्हारी जानकारियों के प्रति चरम मूल्य का बोध जगा देती है। आपकी जो जानकारियाँ हैं, उनके प्रति जो चरम मूल्य है, वो आप में बोध जगा देती है कि इन जानकारियों का चरम मूल्य है। भई इसका एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। कोरोना के समय एक जिस तरीके का पूरे विश्व में माहौल हो गया, मतलब जो एक छोटा-छोटा सा इंजेक्शन है, जो रेमडेसिविर का जो इंजेक्शन था, आपको पता है वो तो कितना, कोई भी दवाइयाँ, कोई भी भर-भर के और लाखों रुपए के वो बिक रहे थे। मतलब ये स्थिति। यहाँ आश्रम में पहली बार जब वो ये बात आई, तो हमारा जो आश्रम का स्टैंड ये था कि न तो हमको सैनिटाइज़र काम में लेना, न मास्क काम में लेना। कोई भी आया उसको हमने चाहे बम्बई से ही आया हो, न क्वारंटाइन करना, एक को भी टीका नहीं लगाना। और बाद में धीरे-धीरे अब ये चीज़ निकल के आ रही है, रे ये इनका तो नुकसान रहा, इन टीकों वगैरह का। कैसे आप ऑर्गेनाइज़ करें, कैसे सारी चीज़ करें। और यही अगर अंदर से प्रेरणा हो तो वो काम कर सकते हैं। अंदर से ये था कि नहीं, ये गलत है। तो सबसे पहले जो लेख हमने यहाँ से प्रकाशित किया, आश्रम के ही सबसे पहले कितने लोगों का इसके प्रति रिएक्शन आया कि आप ये क्या कह रहे हो? क्योंकि अपना स्टैंड ये था इसके अंदर कि भय जो है वो कभी भी सही प्रतिक्रिया नहीं हो सकती ऐसी चीज़ों के प्रति, कि हाँ, ठीक है, भई उसमें एकदम से जिस तरीके का लॉकडाउन लगा, उसमें पूरे देश के अंदर कितनी कितनी गहरी पीड़ाओं से लोग गुज़रे हैं। और उसके अंदर सबसे पहली वेव में तो आपको याद होगा कि परिवार ने परिवार को स्वीकार करना जो है, वो नहीं किया। क्रिमिनल की जैसे, अगर किसी को ये पता चल गया जी इसके ये कोरोना हुआ, उसको क्रिमिनल को भी उस दृष्टि से नहीं देखते। ये मनुष्य जाति करके गुज़र गई इससे। देखो आप, कि जब उसके थोड़ा-सा भय जागृत हो जाता है, वो अपनों के साथ ही क्या नहीं कर गुज़रते।
और यहाँ बिल्कुल भी इस चीज़ ने प्रवेश नहीं किया, तो एक जने ने और कभी भी कोई उसके खाँसी-जुकाम भी हुई हो, कभी नहीं। मतलब ये हुआ ही नहीं, पूरी कम्युनिटी अपन चला रहे कितने जनों की। तो यहाँ हमारे कर्मचारी भी जो उनके संपर्क के थे, वो फ़ोन करते क्योंकि कभी कोई सारे फार्म हाउस चले हैं, सारी चीज़ें चली हैं। तो उनको कहे यार ये तो बेस्ट जगह है, नहीं तो बड़ी से बड़ी कंपनियाँ हैं, उन्होंने भी तनख्वाह आधी कर दी उनकी, कि भई है ही नहीं हमारे पास, व्यापार ही नहीं चल रहा तुमको देने के लिए। तो उन्होंने कट डाउन कर दिए अपने पहले तो। 1000 लोगों का स्टाफ है, उसके अंदर से कितनों को कट डाउन कर दिया कि नहीं ये तो फ्लाइट्स वाले हैं कि क्या करें तुमको बिठा के? या कितने-कितने ऐसे हैं कि भई क्या करें? और अगर तुमको तनख्वाह देंगे भी, तो इतनी काट के देंगे क्योंकि है नहीं और दूसरे भी कह रहे हैं, "भई जो मिले सो ठीक है।" यहाँ एक की हमने कोई ये नहीं कि 1% भी कोई कम की हो, ना। न उनकी सुविधाओं में कोई फ़र्क आया हो, नहीं। न कोई एजुकेशन में फ़र्क आया हो, न कोई व्यवहार में फ़र्क आया हो। कोई रोगी भी हमारे पास है, वो मतलब कोई व्यक्ति आया बाहर से, वो कहता जी हमको गले मत लगाओ, हम बाहर से हमारे साथ ऐसा नहीं करो। सामने वाला कह रहा है ऐसे मत करो भई। जीवन के विषय में ये बात है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब प्रैक्टिस में आप ये करते हो, तो आपको इसका चीज़ का समझ में आता है कि इसका अर्थ क्या है। भवन निर्माण के पैसे नहीं हैं, अंदर से आपको ये प्रेरणा आती है कि अपने को तो माँ के लिए भी माँ कह रही है ये, कि शिक्षा संस्था का निर्माण करना है। कहाँ से सारे साधन-संसाधन आएँगे, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। नींव खुदनी शुरू हो जाती है। तो आप तो अगर बाहरी दृष्टिकोण से देखोगे तो न तो जो मज़दूर जो नींव खोद रहा है, उसको इस चीज़ का भान है। उनको भी ये बिल्कुल नहीं पता कि ये कैसा चमत्कार हो रहा है और फिर भी हो रहा है। थोड़ी-सी गंभीर दृष्टि है, वो देख सकती है कि ये तो कोई अमानवीय चीज़ है ये, मानव क्षमता से नहीं हो रही है। और ऐसी स्थिति में उस ज्ञान की सापेक्षता को, ऐसी अनिश्चितता को, जो भ्रम होने के कगार पर हो, समझ पाना अनंत रूप से अधिक कठिन होता है। उस ज्ञान की सापेक्षता, सापेक्ष पता नहीं भी ये ऐसे अगर ये सब्जेक्ट बच्चे को नहीं पढ़ाऊँगा, अरे! ये तो फिर बाद में इसकी शिक्षा कैसे होगी? आपको निरपेक्ष चीज़ लगती है, जबकि माँ कह रही है एकदम सापेक्ष चीज़ है और इतनी सापेक्ष है, इतनी रिलेटिव है कि अनिश्चितता के भ्रम के कगार तक पहुँच जाती है कि यार ये ऐसे? ये कह रहे हैं ऐसे शिक्षा मालवीय जी ने वहाँ उसके बीएचयू के बाद में कहा कि मैंने तो ये सोचा था कि इसमें कणाद निकलेंगे, इसके अंदर जेमिनी निकलेंगे, इसके अंदर इस कपिल मुनि जिस तरीके के निकलेंगे, निकले कम्युनिस्ट। बहुत अंदर से पछतावा हुआ। ये क्या हुआ? क्योंकि उस ज्ञान की निरपेक्षता को स्वीकार कर लिया कि क्लासेस तो ऐसी ही चलनी चाहिए। ये ड्रेस कोड होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाने का तरीका ये है। टीचर्स इस तरीके के होने चाहिए, जिनके पास ये डिग्री होनी चाहिए। तो ज यदि ये वाला पेच चढ़ाना हो तो पूरा ही चढ़ेगा अगर आपने एक कोई भी पेच डाल दिया, अब उसको घुमाना शुरू किया, वो जब तक पूरी चूड़ी नहीं चढ़ जाएगी, वो तो पूरा ही चढ़ेगा। तो यदि आप कोई एक लॉजिक को स्वीकार करते हो, उसके परिणाम तो स्वतः आएँगे ही। यही दिलीप कुमार रॉय को कृष्ण प्रेम ने कहा कि तुम रसेल की बातें मानते हो, तो रसेल तो बुद्धि से बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आदमी है। वो यदि एक आधार पे शुरू करता है, तो उसके निश्चित परिणाम तो आएँगे ही, पर पहले तो स्वीकार ही क्यों करो? उसकी हाइपोथेसिस को स्वीकार करना क्या ज़रूरी है? और रसेलवाद से कोई भी आध्यात्मिकता पे आज तक पहुँचा नहीं। तो इसलिए तुम बातें करते हो आध्यात्मिकता की, प्रस्तावनाएँ उठाते हो रसेल की, ये दोनों कैसे हो सकती है? ये बात समझ नहीं आ सकती, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा गंभीर प्रश्न है ये। और बाकी लाइनें तो छोड़िए, पहली वाली ये हो नहीं सकता ये। आपके भीतर कोई दूसरी चीज़ न हो और इतने प्रमाण हमारे सामने हैं, फिर भी हमारे विश्वास होता ही नहीं। फिर नरसिंह जी के साथ क्या हुआ? हम सब ने पढ़ा है और सबको वो कहानी बहुत अच्छी लगती है। मीराबाई के साथ क्या हुआ? पर वो बोध है, जानकारी है, ज्ञान थोड़ी है। कौन से में हम में विश्वास है जो ये कह दे लाओ विष ले आओ।
या फिर कि उनकी हुंडी है, उन्होंने स्वीकार कर ली। हम में से कोई है क्या ऐसा जो हुंडी लिख दे उनके भरोसे कि ये सांवरा है, वहाँ बैठा है, वो चुका देगा पैसे। कौन-सा हम में से ये जो कह दे, एक नहीं है, विश्वास ही नहीं है हमारी भौतिक चेतना को। हम आध्यात्मिक जीवन में आ गए तो भी हमारी भौतिक चेतना को क्या विश्वास है इसमें? इसलिए जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे भागवत में पढ़ी हैं और पढ़ी हैं, वो हमारे लिए तो खाली बोध या जानकारियाँ हैं। और ये वाली तो विज्ञान वर्ग की टोटली, और हम इसको बिल्कुल निरपेक्ष मान बैठते हैं। भवन निर्माण तो ऐसे होगा, जीवन तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, आध्यात्मिकता तो ऐसे ही होगी। ऐसी होगी तो मेरा जीवन ऐसा क्यों? ये प्रश्न क्यों नहीं? ज्ञान की सापेक्ष और ऐसी अनिश्चितता को जो भ्रम के कगार पर हो, समझ पाना अनंत रूप से इन्फिनिटली कठिन है ये। इसीलिए तो मैं इतना इस पे स्ट्रेस दे रहा हूँ। ऐसे लगता है कि मैं इसको ओवर कर रहा हूँ, पर ये माँ कह रही है अनंत रूप से कठिन है। क्योंकि ये शेल यदि या ये कोई चीज़ ब्रेक कर पाया या आप में कोई चीज़ इसको ग्रहण कर पाई, बहुत बड़ी आपको इससे निजात मिल जाएगी। बहुत रिलीफ़ आएगी आपको। तुम इस बात का पता केवल तभी लगा पाते हो जब यदि आध्यात्मिक साधना और प्रगति करने की एक इच्छा के साथ तुम इन चीज़ों पर एक गहरे समालोचनात्मक समझ के साथ दृष्टिपात करते हो और देखते हो कि किस प्रकार की दास्तां में तुमने अपने आप को डाल रखा है, जो स्वतः ही तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही अपने आप कार्य करती है। एक कोई आदमी ट्रीटमेंट कर रहा है, जब तक वो थोड़ा-सा डीपर आदमी है और वो ये मालिश कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है सपोज़, अगर डीपर आदमी है, माँ के प्रति खोल के अपने आप को करता है, वो ये पाता है कि उसका जो ज्ञान था आज तक का फिजियोथेरेपी का या एक्यूप्रेशर का या जिस भी चीज़ का, जब आप अपने आप को माँ के हाथ में छोड़ देते हो या उनकी शक्ति को पुकारते हो, वो ऐसे अप्रत्याशित परिणाम लेके आती है, जो आपके तो भ्रम नहीं हो सकता था कि आपकी अपनी व्यक्तिगत शक्ति से तो नहीं हो सकता था ये। ये तो नहीं हो सकती थी। भई कृष्ण प्रेम जो है, वो युद्ध के अंदर वो फाइटर प्लेन चलाते थे, रॉयल एयर फोर्स के अंदर। तो उन्होंने कहा मेरे को ये लगा, मैं एक बार प्लेन चला रहा था, तो मेरे जो दुश्मन के जो जेट्स थे, फाइटर जेट्स, वो मेरे को भ्रम हो गया। मैंने कहा ये अपने ही वाले हैं, और जब उन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करना, गोली दागना शुरू किया, मेरे को टारगेट करना शुरू किया, तो इससे पहले ही कोई शक्ति ऐसी है मेरे को समझ ही नहीं आया। उसने मेरे हाथ को इस तरीके से मोड़ के और मेरे प्लेन को फट से बेस के ऊपर उतार ले आई। मैं तो ये समझता ही रह गया कि ये हुआ क्या? वहाँ आके पता चला कि तो आप तो बहुत अच्छा करके लेके आए, वो आप जो सोच रहे थे वो दूसरे वाले जहाज़ थे। वो जेट्स शत्रु के थे। आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा जी मेरे को कहाँ पता चला, मेरे को तो यही नहीं पता चला कि कौन-सी शक्ति है जो मेरे को यहाँ ले आई। जब आप अपने आप को ऐसी चीज़ों के हाथों में देते हो, वो आपके माध्यम से कोई भी साधन-संसाधन कोई भी काम में ले लेगी। भई कौन-सा डाकिया आपके पास क्या पत्र लेके आता है, तो इसमें आपको कोई विशेष ये थोड़ी है कि ये वाला एक्स लेके आया या वाई लेके आया, पत्र किसका आ रहा है? कौन-सी डाक एजेंसी आपके पास लेके आ रही है, आप कभी देखते ही नहीं उसकी ओर, कि कौन-सा आपके कोई अमेज़न का पार्सल है, कौन-सा वाला लेके आता है, आपको कोई विशेष फ़र्क थोड़ी पड़ता है। तो वैसे ही आप कौन-सा साधन-संसाधन काम में ले रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? उससे भी कम फ़र्क पड़ता है वैसे तो। तो जब आप रियल उसमें ज्ञान में प्रवेश करते हैं, आप इन चीज़ों को और बहुत अच्छे से काम में ले सकते हैं। तो दूसरे को ये लगेगा यार ये तो कितना प्रैक्टिकल आदमी है। ये मालिश जब करता है एकदम सही नस को पकड़ लेता है, और दूसरे वाले में जिसमें इंट्यूशन नहीं है वो नहीं पकड़ पाता। तो एक्चुअल में जीवन में वास्तव में जिनमें महारत है, हाथ की या किनकी भी, वो कोई बोधों जानकारियों पे नहीं, उनमें एक दूसरी चीज़ है। और यह कार्य होता है अवचेतन के तथा एक प्रकार की स्वचालित क्रिया-प्रतिक्रिया के सहारे, जो कारण और प्रभावों को एक के बाद एक तय क्रम में रख देता है, बिना तुम्हारे उस विषय में ज़रा भी सचेतन हुए। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट की पूरी श्रृंखला बना देता है आपके लिए। अब तो लेटेस्ट फाइंडिंग विज्ञान की ये है कि कार्य-कारण जैसी चीज़ ही नहीं है।
अब यदि कार्य कारण नहीं है, तो फिर तो विज्ञान के लिए आधार ही नहीं है। जो बात हमारा वेदांत कहते आ रहा है, तो फिर इसमें प्रश्न फिर बाद में विज्ञान का रोल क्या? फिर जब तक उसकी सर्विसेबल है, काम में ले रहे हो आप, उसमें क्या बात है? आपको सर्विसेबल कोई गोली है, इस समय मेरे को बहुत तेज़ कोई दर्द है। मेरे को पता है इसमें कोई निरपेक्ष इसमें कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, इस समय अगर मेरे को काम देती है, मैंने ये काम में ले लिया। किसी दूसरे समय कोई दूसरी चीज़ काम लेगी, वो काम में ले लेंगे। आपकी कोई उससे बंधन थोड़ी हो गया। तो आपकी बुद्धि क्या करती है, सहज रूप से कार्य कारण के प्रभाव जोड़ देती है, अरे! ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। इसीलिए मैं जो संशोधन कर रहा था कल, जो रविकांत जी की बात का, अगर आप एक कार्य कारण को पकड़ लेते हो, कार्य कारण एकमात्र जगदम्बा की इच्छा शक्ति है। एकमात्र कारण कोई भी चीज़ का है, माँ की इच्छा, बस। पर ये कहने के लिए नहीं, इसीलिए तो ये कार्य कारण तो है ही हमारे मस्तिष्क में, कि हम हमारे लिए तो ये खाली एक सूचना है, काम तो करती नहीं ये बात। अच्छा यहाँ तक क्योंकि ये विषय मुश्किल है, इसमें कोई बात रविकांत जी, क्यों आपने कल कई चीज़ें कह के क्लियर किया, आपका सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, मगर मैंने कल 4 बार पढ़ा है इसको, रात 10:30 बजे तक पढ़ता रहा हुँ, और जैसे ही आपकी कल टॉक खत्म हुई, मैंने किताब खोल ली थी। ये हुँ। वास्तव में बहुत कठिन है, मगर अब आसान कर दिया आपने, क्योंकि अल्टीमेटली तो माँ की इच्छा ही काम करेगी, वही बोध सारे डिलीट कर देगी और माँ जो अंदर से इंट्यूशन देगी, हमें उसी हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। ये वास्तव में आपने ये जो कहा है कि ये बहुत कठिन है और वास्तव में कठिन है, और इसको डाइजेस्ट करना जो है वो बहुत कठिन है, सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, पर हमारे लिए ईज़ी क्या चीज़ है इसमें, कोई भी काम इज़ करें, कोई भी चीज़ है, जी है, वो माँ को उसमें सरेंडर, माँ को बुला लो। माँ को बुला ले, तो माँ को ऑफ़र करके करें। तो फिर जैसे ही आप उसका आह्वान करते हैं और जी, जी, वास्तव में हृदय से करते हैं, जी। तो आप ये पाएँगे कि आप आपके लिए वो चीज़ एकदम ऐसी है कि आप अरे! ऐसे? जबकि बाहर को किसी को क्या पता? आप कोई व्याख्यान दे रहे हैं, आप जानते हैं, दूसरे वालों को तो क्या पता कि ठीक है ये व्याख्यान दे रहे हैं, आपने माँ को बुलाया और माँ आपके माध्यम से शब्दों को कैसे काम में लेती है और दूसरों के ऊपर भी उसका क्या प्रभाव जिसके ऊपर जो होना है, वो होना है। तो हमारे लिए तो एक तरीका ये है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जितना हम उसको स्थान देते हैं, आप ये पाएँगे कि वो साधन-संसाधन आप नहीं जुटा सकते थे। आपके सोचे वो आदमी नहीं आता। पता चला वो आदमी आ गया उस समय ऐसे समय आपने कहा यार ये ऐसे समय मैं तो अंदर से मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को इतनी आवश्यकता थी, कैसे आ गया ये? भई आपके साधन में जो चीज़ें हैं, उनकी तो व्यवस्था कर लो, आदमी अप्रत्याशित तरीके से आ जाए, उसकी व्यवस्था आप कैसे कर लोगे? माँ ने आपको प्रेरणा दी कि मेरे को यहाँ ये चीज़ करनी है। आप कहा ठीक है माँ, भई आपकी इच्छा मेरे को क्या लगता है इसके अंदर? आप ये पाएँगे कोई व्यक्ति उसको प्रेरणा है, वो आ गया आपके पास, कोई साधन है, वो आ गया आपके पास। अब आपका निर्माण साधन के आधार पे हुआ है, ये तो आपको तो भ्रम नहीं होएगा कभी भी। आप कहेंगे मैंने किए ही नहीं ये साधन इकट्ठे, ये तो अपने आप आए हैं भी कैसे जुड़े हैं ये माँ जानती है। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने आप जुड़ गए। अब यो तो ईंट से पत्थर से मकान बन गया होगा पर आप जानते हैं, ये ईंट पत्थर के भी आपके पास तो पैसे नहीं थे, ये किस तरीके से आए हैं ये भी माँ ही जानती है। तो धीरे-धीरे तो आपके लिए कार्य कारण का कोई विशेष महत्व रहता नहीं। भौतिक चेतना भी आपको पता है ठीक है यार ये शरीर मान नहीं रहा। एक काम करो इसको कोई डॉक्टर को बुला के अगर और फिर इसको समझाएँगे कि भैया वास्तव में काम तो माँ करती है, समझ थोड़ा-सा। तो ये थोड़ी गहन प्रक्रिया है ये और आप जितना ही इसके अंदर देखिए इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ सबसे ज़्यादा योगदान आपका इसमें इसलिए रहता है, क्योंकि आप इसमें प्रयास करके कुछ कहते हैं, इसमें आप अपनी बात कहते हैं और आपकी इतनी ज़बरदस्त सिंसियरिटी ये रहती है कि बाद में आप कह रहे हैं मैं पढ़ भी रहा था। आपको भी शुरू से लेके आप हैं, शब्या जी हैं, तो जितनी ही बात, जितनी ही चर्चा इसमें सामने आती है, नहीं तो माँ की ये चीज़ हम नहीं पढ़ के गए थे क्या पहले?
या लोगों के पास मातृवाणी कभी पड़ी नहीं थी क्या? पर इस दृष्टिकोण से कभी भी इसको हम टच कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये टाइटल भी नहीं दिया हुआ है उसमें। मातृवाणी को आप अगर खोल के देखेंगे, उसमें ये टाइटल इस तरीके से नहीं है। आगे चलें इसमें रविकांत जी? भ- भैया, हाँ जी। जो बात आज आप बोले हैं, ये तो 40 साल से अनुभव कर रहे हैं। हुँ, 84 से लेके अभी तक हुँ, माँ का यही चीज को तो हम फॉलो करते जा रहे हैं, और आज हम आपका बात से अपने जीवन को देख रहे हैं तो पता चल रहा है हुँ, कि हम छोटा से छोटा बात भी कपड़ा लेके सीने बैठते थे हुँ, तो हम बोलते थे कि माँ इसमें तुम कैसा डिजाइन बनाना चाहते हो। हुँ, हम पहले सोचते कुछ थे, बनता कुछ और था। हुँ, आज तक खाना बनाने में भी हम जब माँ को बोलते हैं कि आज तुम बच्चों को क्या खिलाना चाहती हो, तो मेनू कुछ रहता है सोचा हुआ, बनता कुछ और है। हुँ, आश्रम का काम भी हम लोग के पास 10,000 भी नहीं था, हुँ, और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किए थे, हुँ, जो आज करोड़ों रुपया का वहां बन चुका है। हुँ, रविकांत भाई तो आए हुए थे, देख के गए यहाँ से। वो पैसा कहाँ से आया? हुँ, और घरेलू जीवन में भी परिवार चलाने में हमको जो जब जितना का जरूरत पड़ा, हमारा उतना हमको माँ देते रही है। हुँ, लेकिन पहला दरखास्त मेरा माँ के पास ही जाता है। इस बार का ही एक हम बोल रहे हैं कि हम लोग जो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें निश्चित किया गया था सबके द्वारा कि जो गेस्ट लोग आएंगे उनका 27 तारीख के रात से भोजन की व्यवस्था की जाएगी, और पहले जो आ रहे हैं, कोई 26 को कोई 25 को, उन लोग का रहने का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। खाना पीना उन लोग अपना करेगा। और हम माँ को चिट्ठी लिखे थे कि माँ तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे घर में आ रहे हैं उनका रहने खाने सारा का प्रबंध तुमको करना है। वो आके यहाँ क्यों करेंगे? हुँ, और आप विश्वास मानिए कि जो लोग आए जब तक रहे, सारा व्यवस्था हुआ है, आदमी भी जुटा है, सामान भी जुटा है। ये तो हर दिन हम ये चीज पाते हैं कि जो चीज सुबह ऑफर करते हैं या हुँ, क्लास भी कोई कर रहे हैं, तो मन के अंदर जो रहता है क्वेश्चन, उसी का आंसर उस दिन हमको यहाँ मिलता है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये तो मेरा आज का नहीं, हम समझ, अब जहाँ ये भान आता है कि हम कर रहे हैं, वहां हम धोखा खाते हैं। हाँ, तो ये तो, और इस बात को हम महसूस करते हैं, हम बोलते नहीं हैं, लेकिन ये चीज हमको हमेशा महसूस होता है कि जब माँ गार्जियन माँ है, पहले हम माँ को तो डिवाइन मानते ही नहीं थे, लेकिन जब हमको पांडिचेरी में 84 में कहा गया था अपने मदर फादर के डेथ के बाद जाने पर कि अब डिवाइन मदर गार्जियन, और उनके साथ पत्राचार करो और किताब पढ़ो, तो वो शुरू हमारा 84 से हुआ है, जो आज तक चलता है। छोटी छोटी बातों को भी कोई घर से जाने लगता है तो हम लिखते हैं कि माँ जा रहा है, तुम इसके साथ जाओ। हुँ, हमको कभी कभी खराब लगता है अपने हाँ, अंदर कि हम माँ को ये क्या कहते हैं, लेकिन जब तक हम नहीं बोलते हैं, अंदर से हमको संतुष्टि नहीं लगती है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे तो हैं शब्या जी इसके तो अंदर। और इसमें आपने पढ़ती ये के भी ज्ञान आपने नहीं होता। शब्या जी, इसमें आपने ये भी हाँ, देखा होगा कि कई परिणाम ऐसे हैं जो आपके व्यक्तिगत शक्ति सामर्थ्य से हो ही नहीं सकते थे। नहीं हो सकता। हाँ, उसमें उसमें हर आप ये देखते परिणाम हो। हम देखते हैं। हाँ, बिल्कुल, यही बात है। पर ये बात जो यहाँ कर रहे हैं ये और मूलभूत है। ये परिणाम तो आपने देख ही लिए, हम्म। पर हमको कोई चिकित्सा में, शिक्षा के अंदर इसमें अब ये इसी चिकित्सा आधार को लेके। चिकित्सा में ही भैया, चिकित्सा में ही हम अभी जो दवा सब खाए हैं उसके रिएक्शन से
हमारे बॉडी में बीच बीच में व्हाइट पैच जैसा दिख रहा है, पहले जो नहीं था। एक भाग हमारा बोलता है कोई दवाई मत करो, अंदर से दूसरा भाग हमको डराता है। हम ये फील कर रहे हैं इस चीज को, इसके लिए बिल्कुल दवा आप भी कर रहे सही हैं, कह रहे हैं लेकिन आप इसमें शब्या जी, ये हाँ, यही बात इसमें है। बस ये थोड़ा माँ इसको तो और मूलभूत स्तर के ऊपर लेके जा रही है। तो यहाँ हमको थोड़ा-सा और ये गहराई पे जाना होगा। तो ये नया पैराग्राफ तो अब शुरू नहीं करेंगे, इसमें इसको हम कल लेंगे। तो ये वाला है ना, तो यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहली चीज़, पहला अनिवार्य कदम है उन चीज़ों की प्रामाणिकता में विश्वास न करना। तो ये हम कल इसको पकड़ लेते हैं। आज यहाँ इसको विराम देते हैं। ठीक है? जय श्री ठीक माँ। है।